नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम दो रुख में आज खास तौर से बात बिहार इलेक्शन की। जी हां, बिहार इलेक्शन बस दहलीज पर है और ऐसे में बिहार की तमाम सियासी जमातें हर वो दाव आजमा रही हैं, हर वो कोशिश कर रही हैं जिससे उन्हें लगता है कि उन्हें मजीद कामयाबी मिलेगी। खास तौर पे जो फिलहाल अभी बिहार में जो सिचुएशन है सियासी, उसके हिसाब से दो पॉलिटिकल कोalition है, एक है एनडीए और दूसरा वहां पर है अजीम इत्तेहाद। लेकिन अजीम इत्तेहाद दरअसल सही मानों में अजीम है क्या? उसके इत्तेहाद की ईंटें बिल्कुल मजबूत हैं या वो खिसक रही हैं? ये अभी बहुत कहना मुश्किल हो पा रहा है। इसी बीच एक और पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऐसा नहीं कि पार्टी कोई बहुत नई पार्टी हो, लेकिन इस पार्टी ने एक बार फिर से पूरे दम खम के साथ बिहार इंतखाबी मैदान में खुद को तैयार कर लिया है सियासी दाव आजमाने के लिए और चुनावी दाव आजमाने के लिए। हालांकि वही पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी साहब की, जिस पार्टी ने पहली बार जब बिहार में एंट्री ली थी तो बहुत ज्यादा जो है वो शोर शराबा हुआ था और बहुत ज्यादा ऐसा लगा था कि एक तब्दीली आ जाएगी, लेकिन एक भी सीट उन्हें वहां पर मिली नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब नाकामी हो तो हर बार नाकामी ही होती हो, क्योंकि हम जब सियासी तारीख को पीछे मुड़कर देखते हैं तो आज जो पार्टी बरसर इक़्तिदार है, किसी ज़माने में वो पार्टी 0 पे या 2 सीटों के साथ हुआ कर सकती थी। तो ऐसे कई मिसालें एक या दो हमारे बीच हैं जिससे ऐसा लगता है कि अगर कोई पार्टी ये दावा करती हो कि हम पूरे जोर शोर से और पूरी ताकत के साथ हम इंतखाबी मैदान में न सिर्फ उतरेंगे बल्कि हम जीत भी हासिल करेंगे, तो इसे हम गलत नहीं भी कह सकते, क्योंकि तारीख शाहिद है कि ऐसे दावे अक्सर सच भी हुए हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि किस बुनियाद पर यह दावे किए जा रहे हैं। बिहार में जो अभी सियासी सूरत हाल है उसके मुताबिक अगर वहां पर जो कहा जाता है आमतौर से कि बिहार में जो कास्ट पॉलिटिक्स है वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसीलिए कुछ ऐसी पार्टियां जिनके गिने चुने एमएलएज होते हैं या नहीं भी अगर होते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि हम किसी खास तबके की नुमाइंदगी कर रहे हैं या हम किसी खास तबके की नुमाइंदगी का दम भर रहे हैं, तो वो इस बुनियाद पर बड़ी पार्टियों को कई बार घुटने टेकने पर मजबूर करती हैं और उनसे अपने सियासी मफाद हासिल करती हैं। इनमें कई ऐसी पार्टियां हैं, उनमें एक पार्टी जो छोटी पार्टी है लेकिन बहुत पिवटल रोल प्ले करती है, बहुत कलीदी किरदार अदा करती है, उनमें से एक पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी भी है। उन्हीं में से कई और पार्टियां अभी और शामिल होती चली जा रही है बिहार में, जिसमें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है या फिर जन अधिकार पार्टी है। लेकिन क्या इस बार मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अपना कोई खासा रोल अदा कर पाएगी? इस बारे में आज हम दो रुख में बात करेंगे। हमारे साथ अनकरीब दो मेहमान जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ होंगे अख्तरुल इमाम जो बिहार स्टेट के AIMIM के सदर हैं, यानी रियासती सदर हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगे गुलाम रसूल बलियावी, JDU लीडर हैं और अभी MLC भी हैं, काफ़ी वोकल भी रहे हैं और अक्सर वो जो है ऐसा लगता है कि अपनी बातों से, अपनी तकारीर से वो जब किसी सियासी मजमे से खिताब कर रहे होते हैं तो बस यूं समझिए कि सिर्फ नारा लगना बाकी रह जाता है, बाकी सब कुछ हो जाता है। बहरहाल, तो हम दोनों का इस्तकबाल करते हैं, गुलाम रसूल बलियावी साहब और अख्तरुल इमाम साहब, आपका भी। गुलाम रसूल बलियावी साहब, सियासी मैदान में बिसात बिछी है बिहार के और आपकी पार्टी अभी बरसरे इख्तिदार है, लेकिन यह कहा जाता है कि हर उठान के बाद ढलान भी आता है। तो क्या आपको लग रहा है कि JDU का बिहार में अब ढलान आने वाला है? चूंकि अख्तरुल इमाम जो AIMIM को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका यही दावा है। ऐसा है कि उरूज और जवाल की सर्टिफिकेट पर्सनली तौर से कोई किसी को देते रहता है कि किसी का उरूज आ गया, किसी का जवाल आ गया। तो सर्टिफिकेट बांटने से किसी का उरूज और जवाल नहीं होता। असल जो मसला होता है वो जमीनी सच्चाई पर होता है, और जो जमीनी सच्चाई है
उस सच्चाई से को समझने के लिए भी थोड़ा वक्त निकालना पड़ता है जी। वो घर में बैठे किसी को जमीनी हकीकत का इल्म नहीं होता। और अगर किसी को जवाल और उरूज का अंदाजा अगर घर बैठे हो जाता है तो लोग करते रहे, उसमें दिक्कत किसको? उसमें दिक्कत किसको है? अख्तरुल ईमान साहब, गौर कीजिएगा नाज़रीन, हमारे पास जो दो मेहमान हैं उनके नाम पर गौर कीजिएगा। एक अख्तरुल ईमान है और दूसरे गुलाम रसूल हैं, उनके साथ बलियावी जुड़ा हुआ है। अख्तरुल ईमान साहब, बलियावी साहब कह रहे हैं कि आपका जो दावा है वो कागजी फूल के सिवा कुछ भी नहीं, न खुशबू आने का और न फूल जिंदा रहने का। देखिए, लोकतंत्र में जमहूरी निज़ाम जो दावे किए जाते हैं उसके पीछे जो दलील हुआ करती है वो आवाम की हिमायत और उसके इनकार पर मबनी है। नीतीश कुमार जी अपने नजरियात से कितने फिर गए हैं, उसकी सीधी सी मिसाल ये है कि पिछली बार के इलेक्शन में लड़ने में उनको दिक्कत हो गई थी, उनके जवाल का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया था, तो पैतरे बदलकर उन्होंने अजीम इत्तेहाद के साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया और अपनी डूबती हुई नाव को उसने किसी हद तक बचा ली। मतलब आप उसे एक मतलब सियासत, माहिर सियासत की डिग्री दे रहे हैं यहाँ पर। असेंबली के फ्लोर में नहीं, माहिर सियासत की डिग्री नहीं दे रहे हैं, अय्यारी और मक्कारी की इंतहा कर दी, जमहूरी कदरों को पामाल कर दिया और बिहार की आवाम के साथ जो फरेब और धोखे का अमल किया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। कि एक शख्स वजारत आलिया की कुर्सी पर बैठा हुआ जो सदन में ये कहता हो कि मैं मिट जाऊंगा और बीजेपी में नहीं जाऊंगा, तो बीजेपी में वो चले गए, तन्हा उनका अपना कोई वजूद तो है नहीं। अब की बार उनके जितने भी दावे थे, इंसाफ के साथ तरक्की के दावे थे, वो सारे खोखले साबित हुए। कोविड-19 के मौके से जो कुछ आपने बिहार के परदेसी मजदूरों को देखा है, दरअसल ये जीती जागती उसके जवाल की कहानी थी। अब उसके बावजूद भी आसार को देखकर भी कोई आदमी होशियार न हो, ये और बात है। लेकिन बिहार की आवाम ने अब की बार तय कर लिया है, खासकर वो आवाम जो लोग ठगे गए हैं, दलितों के, वंचितों के, महरूम और मजलूम तबकात, उन्होंने फैसला कर लिया है कि ऐसे फरेबी लोग जिन लोगों ने सेकुलरिज्म के नाम पर वोट लिया और बड़ी आसानी के साथ फिरका परस्तों के आहोस में जाकर बैठ गए, तो एक तबका जिन्होंने इस पर एतबार किया वो तो इनसे कट चुका है। गुलाम रसूल बलियावी साहब, देखिए कुछ ऐसी बातें यहाँ पर ये बुनियाद के तौर पर और बिल्कुल ठोस वजूहात के तौर पर अख्तरुल ईमान कह रहे हैं, ये बुनियाद बता रहे हैं जिससे आपकी जमीन जो है वहां पर अब कमजोर पड़ रही है, उनका कहना है। मैं मोहतरम भाई साहब को याद दिला दूं, इससे पहले भी वो एमएलए रह चुके हैं और वो नुमाइंदगी कर चुके हैं किशनगंज की। सीने पर हाथ रखकर वो बता दें कि जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो नुमाइंदगी कर रहे थे, उस वक्त उस इलाके का और बिहार की क्या तस्वीर थी और नीतीश कुमार के आने के बाद बिहार की तरक्कियात की क्या तस्वीर हुई। एक तस्वीर तो मुझे याद आ रही, शायद आपको याद होगा, कहने की स्वच्छता वाले का जो एक फहरिस्त आई थी कि मुल्क में कौन सा शहर सबसे ज्यादा गंदा या सबसे ज्यादा साफ है, वो किस जमाने की बात है बलियावी साहब? मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए, उसके बाद आ जाइएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। जी ठीक है। आधी अधूरी गुफ्तगू बलियावी से नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलिए ओके। मैं जिम्मेदार हूं, जिम्मेदारी से बात करता हूं। यह सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म की चक्की में कब तक हमारा वजूद पीसा जाएगा? मैं पूछता हूं, सेकुलरिज्म का सारा ठेका सिर्फ मुसलमान ले रखा है या हम सिर्फ सेकुलरिज्म बचाने के लिए जिंदा रखे गए हैं? सियासी
और इक्तदार में हिस्सेदारी के लिए सारी कौमें अपनी जगह मुंतखब कर लेती हैं और हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को सिर्फ एक कैप्सूल दे दिया जाता है, कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म। मैं पूछता हूं, बता दे कोई कि नीतीश कुमार के दौरे इक्तदार में हर वो फैसले लिए हैं और सेकुलरिज्म की सर्टिफिकेट कम से कम वो लोग देने की गलती न करें जिन लोगों ने भागलपुर के उन दंगाई और कातिलों को बचाने के लिए हाउस में रह करके हुकूमत की हाँ में हाँ मिलाया था। और यही नीतीश कुमार हैं जी, यही एनडीए है और इसी बीजेपी के समर्थन से सरकार चलाए और उन्होंने भागलपुर दंगे की दोबारा जांच कराई। हिंदुस्तान की किसी भी शहर के दंगे और फसाद की दोबारा जांच करा करके किसी मुजरिम को सजा और कंपनसेशन और मुआवजा दिलाया गया हो तो मैं चुनौती देकर कहता हूं, कोई साबित करके बता दे हमको। और अख्तर रहमान, क्या ये चुनौती, क्या ये चैलेंज एक्सेप्टेबल है एमआईएम के लिए बिहार में? नीतीश कुमार को देंगे। आप इत्मीनान रखिए जनाब, सुनिए, लगता है मौलाना मोहतरम के सामने में जो शख्स उनके रूबरू हैं, मौलाना उनकी रियायत करते हुए बात नहीं कर रहे हैं। मौलाना ये बात सुनाए तो अजीम इत्तेहाद के लोगों को सुनाए तो शायद मुनासिब है, लेकिन एक ऐसी पार्टी जो खुद बिहार में मजलूम मुसलमानों की और दलितों की इज्जत और आबरू की लड़ाई लड़ रही है, जो उनके हिस्सेदारी, वाजिब हिस्सेदारी की लड़ाई दे रही है, उसको ये सुनाने का हक कैसे बन जाता है? क्या मौलाना मोहतरम आज के दिन में जिस पार्टी में हैं, क्या उस पार्टी में चंद लोगों को नामजद कर देने से क्या बिहार की 17% अकलियत का हिस्सा मिल जाता है? बिहार के 71,000 जो प्राइमरी स्कूल हैं उसमें 35,000 में भी उर्दू टीचर नहीं है। आधे से ज्यादा स्कूल उर्दू के टीचरों से खाली पड़ी है और सेकुलरिज्म की और दूसरी तरफ को डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं मौलाना मोहतरम? मामला ये है कि हम मजलूमों की बात कर रहे हैं, हम सेकुलरिज्म की सर्टिफिकेट बांटते भी नहीं और सेकुलरिज्म के बारे में हमारे लीडर से ज्यादा जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से ज्यादा किसी ने तारीखी जुमला नहीं कहा होगा कि सेकुलरिज्म की मड़ी भी लाल। देखिए, बैक वक्त आप दोनों को नाजरीन सुन नहीं पाएंगे, लेकिन ये जरूर समझ जाएंगे कि कौन सुनाना चाहता है, कौन किसी को सुनाने से रोकना चाहता है। जब बारी बारी से बात हो रही है तो बलियावी साहब, थोड़ा आपसे गुजारिश है कि उनको बोलने दीजिए। जब आप बोल रहे थे वो खामोशी से सुन रहे थे, उन्हें बोलने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। सच बोले अख्तर रहमान साहब, सच बोले, उस नहर पर डिबेट करें तो मैं तैयार हूं। बिल्कुल नहीं, बलियावी साहब चूंकि बारी बारी से दोनों को बोलना है जी, प्लीज। उनका अदब करना और मेरा फरीजा है, उनका अदब करना हमारा फरीजा है। अख्तर रहमान साहब या बलियावी साहब में से अगर किसी के पास टेलीविजन का वॉल्यूम ऑन है तो उसे ऑफ कर दीजिए, टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दीजिए, फिर बात करने में आसानी होगी, बराए करम जी। अख्तर रहमान साहब जी बोलिए। मामला ये है कि अगर मोहतरम किसी उन लोगों से, अजीम इत्तेहाद के लोगों से जिसके दौरे इख्तदार में ऐसा कुछ हुआ जिसकी तरफ मौलाना भागलपुर की निस्बत से इशारा कर रहे हैं, अगर इस बहस में वो शामिल होते तो मौलाना ये बात जरूर सुना लेते। लेकिन मौलाना से मुखातब इस वक्त वो शख्स है जो बिहार में मजलूम मुसलमानों की और दलितों की इज्जत और आबरू की और उसके आबादी के एतबार से उसकी हिस्सेदारी की वकालत कर रहा है। और मेरी पार्टी का वजूद ही इस पर है कि हम मजलूमों की बात करें, हम महरूमों की बात करें और हम इख्तदार की कुर्सियों में वजारत उज़्मा, वजारत आलिया की कुर्सियों के तलबगार नहीं हैं, बल्कि हम इस मुल्क में दलितों और अक़लियतों को उसकी आबादी के एतबार से उसकी वाजिब हिस्सेदारी मुतय्यन हो और उसके इज्जत नफ्स का मामला हो। किसी के दरवाजे पर टिकट के लिए जाकर नाक रगड़ने का नहीं हो, बल्कि अपना वोट है और अपने टिकट है और अपने ही ताकत पर खड़ी हो। मैं तो वो आपसे बात कर रहा हूं। चलिए, मैं आप दोनों से एक गुजारिश के साथ छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं नाजरीन, छोटा सा ब्रेक, हम जल्द वापस आएंगे। एमआईएम का यह कहना है
कि मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों की आबादी और उनके हुकूक के मुतालबे के साथ हम इस बार मैदान में ताल ठोक रहे हैं, जबकि बलियावी साहब का कहना है कि नीतीश कुमार ने सेकुलर अक़दार को लगातार निभाया है। दोनों का दावा है कि जमीन उनकी मजबूत है। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं दो रुख। जैसा मैंने पहले कहा कि बिहार चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, ऐसे में सियासी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। MIM असदुद्दीन ओवैसी जिस पार्टी के कौमी सदर हैं, उनके जो रियासती सदर है वहां बिहार में अख्तरुल इमान साहब, उनका दावा है कि इस बार बिहार में MIM अपनी मौजूदगी न सिर्फ जाहिर करेगी बल्कि सरकार बनने या बनाने का में बहुत अहम किरदार अदा करेगी। उनका कहना है कि मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों के जो हुकूक नहीं मिले हैं उनके बुनियाद पर वो चुनावी मैदान में आ रहे हैं। जबकि JDU से हमारे साथ गुलाम रसूल बलियावी साहब, उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने सेकुलर अक़दार को लगातार न सिर्फ कहा है बल्कि उससे निभाया है, करके दिखाया है। मैं फिर से आप दोनों के पास आ रहा हूं। गुलाम रसूल बलियावी साहब, जो इल्जाम या जो बातें गुलाम अख्तरुल इमान साहब कह रहे हैं कि बिहार में खासतौर से मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों के हुकूक उन्हें नहीं मिल पाए, कई ऐसे मौज़ूआत ज़ेर बहस आते हैं। पहला जो उनका दावा है, उनका यह कहना है कि इस बार बगैर MIM के सरकार बनना मुश्किल है। ऐसा है कि दावा कोई भी करते रहता है। हमें खूब याद है कि झारखंड में भी सरकार बनाई जा रही थी, यूपी में भी सरकार की चाबी रखी जा रही थी। एक कम्युनिटी और एक तबके के वोट से सरकारें बनती बिगड़ती नहीं है, ये भी सारे लोग जानते हैं। और अख्तरुल इमान भाई तो पुराने पॉलिटिशियन है ना, उनको खूब एक एक बूथ के बारे में मालूमात है। जो हालात है ना, वो हालात ये है कि हमारे मुल्क में एक दूसरे के लिए हमदर्दी और मोहब्बत के पहलू से ही कोई तीसरा चिराग जलता है। इसलिए दावा करना बहुत अच्छी बात है, लोगों को करना भी चाहिए, लोग कर भी रहे हैं। हमने तो कोई दावा नहीं किया, लेकिन हां, हम ये जरूर जान रहे हैं बिहार की कोई पंचायत, कोई इलाका कम से कम बलियावी से बचा नहीं। और रोज हम भी 200-400 लोगों से इस लॉकडाउन में भी फोन से बात करके खबर लेते रहते। चलिए अख्तरुल इमान साहब, मेरे पास एक सवाल आपके लिए ये है कि ऐसे आप कुछ मुद्दे हमें बताएं जिसके बुनियाद पर आपको लगता है कि MIM इस बार, गुज़िश्ता चुनाव में, इंतखाबात में MIM को भले लोगों ने वहां से भरोसा नहीं किया, लेकिन इस बार आप कौन से ऐसे रीजन में किन मुद्दों के साथ कामयाब हो सकते हैं और क्या MIM किसी के साथ शराकत भी करेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं मौलाना मोहतरम के सवाल का जवाब दे दूं जी जल्दी से। नीतीश कुमार जी ने सेकुलर अक़दारों की पासदारी की है। अगर उनके सिपाहियों के जरिए से मुस्लिम अंसारियों को पर वो कत्ल हुआ आपका फॉरबिसगंज में और उसके खून का उसको इंसाफ नहीं मिल सका, अगर ये पासदार है सेकुलरिज्म का, अगर इस मुल्क में आईनी उसूलों के बरखिलाफ तलाक बिल की पेशी हुई, उसकी हिमायत करना, अगर ये सेकुलरिज्म की बका है, अगर इस मुल्क में इस मुल्क में आप सुन लीजिए NPR और NRC का मामला आया, उस मामले में नीतीश कुमार ने मरकज की क़यादत की पूरी हमनवाई की। अगर ये सेकुलरिज्म की बका है, अगर बिहार में मॉब लिंचिंग हुआ और मॉब लिंचिंग करने वाले को सजा नहीं दी गई, अगर ये सेकुलरिज्म की बका है और वो बीजेपी जो दिन दहाड़े ये कहती रहती है कि मुसलमानों को इस मुल्क में दूसरे दर्जे का शहरी बनकर रहना होगा, जिसके तारीखी बाबरी मस्जिद पर मंदिर का निर्माण हो रहा है और जो पार्टी निर्माण करा रही है उसके साथ जदयू बैठी हुई है और उसके बाद भी कहें कि ये सेकुलरिज्म की बका है, तो मैं ये कहूंगा जहर को आप शहद कह लें मौलाना, जहर का असर तब्दील नहीं होता। सवाल ये पैदा होता है हम हुकूमत बनाए या न बनाए। आपने जिन जगहों की बात की है, हम हुकूमत नहीं बना सकते, लेकिन कुर्सियों की लालच में हम जमीन का सौदा भी नहीं कर सकते।
हम आए हैं लोगों के मुर्दा जमीन को रूह फूकने के लिए, हम आए हैं आंधियों में चिराग जलाने के लिए। हम हिंदू मुस्लिम एकता की नहीं बल्कि इंसानी मोहब्बत का पैगाम लेकर फिर रहे हैं। और बैरिस्टर सोबिन अवैसी साहब की पूरी तारीफ रही है कि पार्लियामेंट में दस्तूर की पाबंदी के अलावा एक जुमला नहीं बोला। फिर से चाहूंगा कि जो कीमती मौका मिला है नाजरीन को आप दोनों का सुनने का, ऐसा आप न करें कि आप दोनों में से किसी की बात नाजरीन तक ना पहुंचे। प्लीज बराए करम आप मुहज्जब लोग हैं। दो बातें मैं यहां पे कहना जरूर चाहूंगा। एक तो जिस हैदराबाद की मस्जिद का आप जिक्र कर रहे हैं वो मामला कोर्ट में पहुंचा था और कोर्ट के जो हिदायत है उसके मुताबिक काम हुआ है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि बिहार में आज एक मीटिंग हुई थी। बलियावी साहब ध्यान से सुनिएगा, उर्दू को इख्तियारी मजमून बना दिया गया, लाजमी से हटाकर 40 से कम बच्चे होंगे तो उर्दू का टीचर नहीं दिया जाएगा। क्या आपको याद है ऐसा हो रहा है बिहार में? और यही नहीं फारसी पर गला घोट दिया गया 2012 में और संस्कृत लाजमी सब्जेक्ट बन गया है। नहीं मैं छोटा सा रिएक्शन लेता हूं, आप अपनी बात कहेंगे। बलियावी साहब छोटा सा रिएक्शन लेना मुझे। बलियावी साहब बोलिए। सवाल ये है कि आज से नहीं बरसों से आदमी चिल्ला रहा, जितने ज्यादा उर्दू टीचर नीतीश कुमार के शासन में बहाल हुए हैं और वो भी बीजेपी एनडीए के सरकार में, बता दे कांग्रेस या नहीं। देखिए आप भटका रहे हैं यहाँ पे, मेरे सवाल का सीधा जवाब चाहिए आपको। ये भी मैं बता दूं अगर आपको पता नहीं है तो कि 3 सितंबर को फिर से मीटिंग है, लेकिन उसका नतीजा क्या आने वाला है? मैं सीधी जवाब दे रहा हूं जी, बोलिए। मैं सीधा जवाब देने जा रहा हूं जी। नीतीश कुमार ने बाज़ाब्ता कैबिनेट में आज से नहीं पहले भी ये डिसीजन है, ये ऐलान है कि बच्चे रहे न रहे उर्दू टीचर बहाल होगा। तो महकमे तालीम ने ऐसा सर्कुलर कैसे जारी कर दिया? बनती है महकमे तालीम ने ऐसा सर्कुलर कैसे जारी कर दिया? नहीं आप मेरी पूरी बात सुनिए, आप मेरी पूरी बात प्लीज सुन लीजिए। बोलिए। सर्कुलर पिछला भी उठा के पढ़िए। जो एक नोटिंग आई है उस नोटिंग पर भी, उस नोटिस को भी जैसे ही संज्ञान में ले लिया गया है। अब रही बात ये कि जो लोग उर्दू को मास बनाना चाहते हैं उनसे मैं इल्तिजा करूंगा कि उर्दू से बच्चे दाखिला लें। ये भी तहरीक चलानी चाहिए, सिर्फ उर्दू के नाम पे खानदान पले ये नहीं होना चाहिए। ठीक है चलिए आपने बात कह दी, हमारे नाज़रीन को थोड़ा भरोसा हो गया कि बलियावी साहब ये कह रहे हैं कि इसका संज्ञान लिया गया है और आप परेशान ना हो। बिल्कुल अख्तर इमान साहब और बलियावी साहब, मेरे पास वक्त कम है, एक मिनट में फाइनली आप दोनों को दे रहा हूं। आप मुझे 4 अहम काम गिना दें या 4 अहम नुकात गिना दें जिसकी बुनियाद पर बिहार की अवाम आपको वोट दे। शुरुआत करते हैं अख्तर इमान साहब, 4 पॉइंट जी, पिन पॉइंट बिल्कुल हाईलाइट करके बताइए। सबसे पहले मैं तो ये मौलाना के इस बात पर ये कहना जरूरी समझता हूं कि मौलाना को इसकी खबर नहीं है कि 71,000 प्राइमरी स्कूलों में से सिर्फ 35,000 में 36,000 में अब भी उर्दू के टीचर बहाल नहीं हैं। हाई स्कूल अभी क्लास 9th और 10th के लिए जो सीबीएसई पैटर्न की बात कही गई है उसमें उर्दू सब्जेक्ट को सिरे से ही गोया नकार दिया गया। हिंदी भाषी बच्चे संस्कृत पढ़ते थे और उर्दू। मेरी बात सुन ले मौलाना, मेरी बात सुन ले। फारसी के साथ उर्दू बच्चे फारसी पढ़ा करते थे, हिंदी बच्चे संस्कृत पढ़ा करते थे। हिंदी बच्चों को संस्कृत पढ़ने की आजादी है, लेकिन उर्दू पढ़ने वाले बच्चों से फारसी छीन ली गई है, यही हकीकत है। और 27,000 उर्दू टीचरों की बहाली का मसला था और 15,000 की बहाली भी 12,000 बच्चे अभी डंडे खा रहे हैं, उनकी बहाली नहीं हो पाई है। रेशनलाइजेशन के नाम पर कॉलेज मेरे पास वक्त पूरा हो गया। अख्तर इमान साहब आपके लिए वक्त पूरा हो गया। बलियावी साहब को 1 मिनट दे रहा हूं। बलियावी साहब 1 मिनट 4-5 अहम काम गिना दीजिए जिसके बुनियाद पर आपको वोट मिले। जी बलियावी साहब, आगोश में बैठे हुए फिरका परस्ती के आगोश में बैठे हुए लोगों को वो चुप हो गए। अख्तर इमान साहब प्लीज, जो सबसे बड़ा कॉमनल आदमी है उसकी बात जब खत्म हो तब ना इंसाफ क्यों नहीं करते? 3 हैदराबाद की मस्जिदों में बात कहने के लिए कौन लोग बच जाएंगे मौलाना? अख्तर इमान साहब प्लीज। मौलाना आप मस्जिदों को तोड़वाने का अमल आपकी पार्टी ने करवाया है, आपकी पार्टी ने करवाया है।
अख्तर ईमान साहब, प्लीज साइलेंस। पार्टी के लोगों ने शरारत करके मस्जिद को उसके साथ आप बैठे हुए मौलाना, वहाँ हुकूमत के, वहाँ मेरी पार्टी हुकूमत के खिलाफ लड़ रही है, अदालती चाराजोई और वहाँ के जाकर बाज़ाब्ता वहाँ के तमाम उलमा के साथ मिलकर हमारे ओवैसी साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आपको। हमारे नाज़रीन ने सुना है, उम्मीद है कि उन्हें अपनी राय कायम करने में कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलेगी जब इंतखाब का वक्त आएगा। आदाब।